नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। एंजियोप्लास्टी, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है। आइए जानते हैं विस्तार से। पिछले वीडियो में मैंने एंजियोग्राफी के बारे में बताया। एंजियोग्राफी एक जांच है, एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि हम तारों के माध्यम से हार्ट की नसों तक पहुंचते हैं और हार्ट की नसों को डिलिनिएट करते हैं। उनका एक जियोग्राफी, उनकी एक संरचना हम पता लगाते हैं कि भाई इस तरह का स्ट्रक्चर है और इन जगहों पे ब्लॉकेज है। लेकिन एक बार हमें पता चल गया कि ये ब्लॉकेज हैं, ब्लॉकेज क्रिटिकल हैं और आपका एंजियोप्लास्टी का निर्णय हो गया। आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं। एंजियोप्लास्टी जैसा कि नाम से समझ में आता है कि हम जो खून की नस है उसकी संरचना, जो रुकावट है, उसको दूर करने की प्रक्रिया है एक, जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी में बेसिकली हम, जैसे खून की एक नस है और उसमें ब्लॉकेज हो गया है, इस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हम तारों के माध्यम से, अब वो तार कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी शरीर के अंदर भेज सकते हैं हम। सामान्यतया वो ऊपरी जांघ से एक फीमोरल आर्टरी होती है, उसके थ्रू जाते हैं और हम हार्ट की नसों तक पहुंचते हैं, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। इसके अलावा कई बार हाथ की नसों के माध्यम से भी किया जाता है। और भी कई रूट हैं, लेकिन सामान्यतया इन्हीं दो रूट से किया जाता है। जब उन नसों तक हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो पहला स्टेप होता है एंजियोप्लास्टी में, वो ये होता है कि वो जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज के पार हमें एक बहुत पतले से तार को लेके जाना होता है ताकि वो ब्लॉकेज क्रॉस हो जाए। तो जैसे सपोज ये ट्यूब है और यहाँ ब्लॉकेज है और हमने तार यहाँ से घुसाना शुरू किया, तो कोशिश ये रहती है कि वो पतला जो तार है, बहुत ही महीन तार होता है, वो उस ब्लॉकेज के उस पार तक पहुँच जाए और वो ब्लॉकेज का एरिया क्रॉस हो जाए। एक बार ये चीज़ अचीवमेंट हो जाती है, उसके बाद उसी वायर पे, उसी तार पे के माध्यम से, उसकी गाइडेंस में एक बैलून लेके जाया जाता है। वो बैलून पिच का हुआ बैलून होता है जो कि यहाँ से इंसर्ट किया जाता है और जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो उस ब्लॉकेज की जगह पे उस बैलून को लाया जाता है और फिर एक निश्चित प्रेशर से उसे फुलाया जाता है। वो बैलून काफ़ी मजबूत होता है और जो ब्लॉकेज है उसे वो धीमे धीमे करके उसको बहुत ग्रेजुअल प्रेशर से खोला जाता है और वो ब्लॉकेज धीमे धीमे खुल जाता है। ब्लॉकेज खुलने के बाद ये एक तरह से समझिए कि ये एक प्रिलिमिनरी काम हो गया कि वो ब्लॉकेज खुल गया और खून का बहाव वापस चालू हो गया। लेकिन ऐसा देखा गया कि अगर हम इसे इसी स्थिति में खुला छोड़ दें तो चूँकि अंदरूनी सरफेस, जब हम उस ब्लॉकेज को खोलते हैं तो अंदर की जो सतह है वो डैमेज हो जाती है और उसमें दोबारा क्लॉटिंग होने की, दोबारा ब्लॉकेज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस कारण से उसको खुला ही रखा जाए, इस तरह की स्थिति बनाए रखने के लिए एक जालीनुमा स्ट्रक्चर या एक धातु का एक मिश्रण होता है, एलॉय कहते हैं हम उसे, उसका एक स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर समझिए, जो उसमें डाल दिया जाता है, जो उसे वापस पिचकने नहीं देता, वापस बंद नहीं होने देता। इस स्ट्रक्चर को ही स्टेंट कहते हैं। स्टेंट बेसिकली एक सपोर्ट होता है उस नस को, ताकि वो दोबारा से कोलैप्स ना हो जाए, दोबारा से उसमें क्लॉटिंग ना हो जाए। अब ये स्टेंट डालने की, इस ब्लॉकेज को खोलने की और स्टेंट डालने की इस पूरी प्रक्रिया का, अच्छा, फिर वो जो स्टेंट जब डाल दिया जाता है, उस स्टेंट को डालने के बाद वापस से उस बैलून से उसको थोड़ा सा फुला दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह पकड़ ले, और इस पूरी प्रक्रिया को ही एंजियोप्लास्टी कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे PTCA कहा जाता है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। शरीर में कहीं भी एंजियोप्लास्टी हो, चाहे वो किसी भी नस में हो, मूल सिद्धांत जो होता है वो एंजियोप्लास्टी का यही होता है कि एक तारों के माध्यम से ब्लॉकेज के पार जाते हैं, बैलून से उसे खोला जाता है और फिर वो दोबारा कोलैप्स ना हो, दोबारा बंद ना हो, इसलिए एक स्टेंट लगा दिया जाता है। एंजियोप्लास्टी, ऐसा देखा गया सालों में कि जब ये स्टेंट डाल दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी इन स्टेंट के बंद होने की दर ज़्यादा थी।
तो वैज्ञानिकों ने और शोध किया और उन्होंने पाया कि अगर इन स्टेंट्स में कुछ ऐसी दवाइयाँ मिक्स कर दी जाएं, उनके स्टेंट के सरफेस पे, वो जो जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है स्टेंट, स्प्रिंग नुमा, अगर उनके सरफेस पे कुछ दवाइयाँ लगा दी जाएं तो उन दवाओं के माध्यम से वो दवाइयाँ साइटोटॉक्सिक होती हैं, मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अंदर टिश्यू के जमाव को, क्लॉटिंग के जमाव को रोकने में सक्षम होती हैं, और इस तरह से जो स्टेंट की लाइफ जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इन स्टेंट्स को ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स कहते हैं। बेसिकली ये जो दवाइयाँ हैं वो लगातार रिलीज़ करती रहती हैं और उन दवाओं के कारण ही वो ब्लॉकेज बनने में वो उसे रोकते हैं और स्टेंट की लाइफ लंबी होती है। तो आजकल जितने भी स्टेंट डलते हैं उनमें से अधिकांशतः स्टेंट ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होते हैं, और ये ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट ज़्यादा सक्षम होते हैं। जिन स्टेंट्स में ये मेडिसिन्स नहीं लगे होते हैं, ये दवाइयाँ नहीं लगी होती, उन्हें बेयर मेटल स्टेंट बोलते हैं। वो केवल मेटल के बने होते हैं, केवल धातु के बने होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब कि कुछ संरचना इस तरह की होती है कि उसमें स्टेंट नहीं डाला जा सकता, या कई बार बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तब ऐसी स्थिति में जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो केवल उस ब्लॉकेज को बैलून के माध्यम से खोल देते हैं, उसमें स्टेंट नहीं डालते। कई टेक्निकल इश्यूज होते हैं उस कारण से भी। तो इस तरह के जो प्रोसीजर होता है वो भी एक तरह की एंजियोप्लास्टी हुई, लेकिन उसमें स्टेंट नहीं डलता। स्टेंट नहीं डलने पे जैसा मैंने बताया कि उसकी लाइफ कम होती है, वो ब्लॉकेज जो अपन ने खोला है वो जल्दी संभावना है कि उसके बंद हो जाने की। और इस तरह की जो प्रोसीजर होता है इसे हम पूबा कहते हैं, परक्यूटेनस ओल्ड बैलून एंजियोप्लास्टी। ये भी पूरे विश्व में एक्सेप्टेड पद्धति है और कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका यूज़ होता है। नहीं तो सामान्यतः स्टेंट का प्रयोग किया ही जाता है जब भी किसी भी ब्लॉकेज को हार्ट की नसों में खोलते हैं। जब हार्ट की नसों को एक्सपैंड किया जाता है, जब उस ब्लॉकेज को खोला जाता है, तो कुछ बातें जो हमें समझनी ज़रूरी हैं। पहला कि अगर जो ब्लॉकेज है वो सॉफ्ट है तब तो उसे खोलना आसान होता है और उसमें स्टेंट आसानी से प्लेस कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो ब्लॉकेज हार्ड है, हार्ड का मतलब है कि अगर उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कई बार उस ब्लॉकेज को खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। और कई बार अगर ज़्यादा बैलून का प्रेशर लगाया जाए, ज़्यादा प्रेशर का उपयोग किया जाता है उसे खोलने में, तो कई बार नस फट भी सकती है और ये एक बहुत ही डेंजरस, जानलेवा सिचुएशन हो जाती है, एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी ब्लॉकेज को खोलते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो अंदर जो कोलेस्ट्रॉल डेबरी भरा हुआ है, जो एक कचरा भरा हुआ है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो कई बार वो कचरा निकल कर आगे नसों में बहाव के साथ आगे पहुंच जाता है। तो उसकी वजह से कभी कभी थोड़े बहुत ईसीजी में परिवर्तन आ सकते हैं। मरीज को थोड़ी सी एक अनईजीनेस सा फील हो सकता है प्रोसीजर के बाद। तो एंजियोप्लास्टी के पश्चात या एंजियोप्लास्टी करने के दौरान जब नसों की स्ट्रेचिंग होती है और जैसा मैंने बताया कि कुछ कचरा जो है निकल के आगे नसों में बह के जाता है, तो थोड़ी सी असुविधा, हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान और एंजियोप्लास्टी के बाद खून पतला करने की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और ये स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं। एंजियोप्लास्टी कैसा हुआ, सक्सेसफुल हुआ, नसें कैसी हैं, नसों की स्थिति कैसी है, ब्लॉकेज कितने रिलीव हुए नहीं हुए, स्टेंट का प्लेसमेंट कितना अच्छा हुआ नहीं हुआ, इन सब फैक्टरों से डिसाइड होता है कि खून पतला करने के इंजेक्शंस, खून पतला करने की दवाइयाँ कितनी स्ट्रॉन्ग दी जानी है और कितने समय के लिए दी जानी है। ठीक इसी तरह मरीज की स्थिति कैसी है एंजियोप्लास्टी के दौरान और एंजियोप्लास्टी के बाद, इस बात से भी इस बात का निर्णय होता है कि मरीज को आईसीयू में कितने समय के लिए रखना है, आईसीयू से बाहर फिर वार्ड में कितने समय के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रहना है। तो इसका कोई गणित नहीं होता, पर मोटा मोटी अपन समझें कि 24 घंटे के लिए मरीज को एंजियोप्लास्टी के बाद आईसीयू में रखा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, और 24 से 48 घंटे के बाद फिर एक आध दिन वार्ड में रख के फिर मरीज की छुट्टी कर दी जाती है। आज की वीडियो में हमने जाना कि एंजियोप्लास्टी क्या है
और ये प्रोसीजर कैसे की जाती है, और कभी कभी बिना स्टेंट के प्रोसीजर किया जाता है जिसे पूबा कहते हैं। एंजियोप्लास्टी से पहले क्या तैयारी करें और एंजियोप्लास्टी में क्या क्या रिस्क फैक्टर इंक्लूडेड हैं, अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।